नमस्कार, संवाद भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन मेनन। जैसे कि आपसे वादा किया था, मैं आज एक नया विषय लेकर, नया वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ और उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को सबको मेरा पहला वीडियो का मुद्दा ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक तो ऐसे मिली है कि वीडियो में काफ़ी कमियां हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस कमियों को एड्रेस करूँ और भी बेहतर वीडियो आपके सामने लेके आऊँ और रोज़ एक विषयों पर जैसे कि मैंने कहा था लेकर आऊँगा। और जो समाज माध्यम है या मीडिया है जो पहलू आपके सामने नहीं दिखा रहा, वो पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज एक विषय लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। वो विषय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, राजनीतिक भी है। और उस विषय लेने का कारण ऐसा है कि ये विषय कोई भी मीडिया में चर्चा नहीं हुई है। एक दो आर्टिकल इधर उधर आए हैं लेकिन इसको चर्चा नहीं की गई और मुझे ऐसा लगा ये विषय को चर्चा करनी चाहिए क्योंकि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है काफ़ी। और वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उस राज्य में है जहाँ पे आज 3 पार्टियों की सरकार है, महाराष्ट्र, जहाँ पे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एक मिलीजुली सरकार है। और ये जो मोदी सरकार का निर्णय है ये कुछ एक 7-8 महीने पहले का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय का क्या उद्देश्य था, इसके पीछे का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम है, ये हम आगे ये वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सब अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसके पहले का वीडियो को भी देखा है, तो सिर्फ देख के ना छोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त परिवार से शेयर करें। मैं वीडियो के इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिछले सितंबर में भारतीय संसद में एक कानून पास हुआ। वो कानून ये था बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन एक्ट। अब बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन एक्ट जब पास हुआ, उससे हुआ ये कि जो हमारे सहकारी क्षेत्र के जो बैंक्स थे, कॉरपोरेटिव सेक्टर, वो बैंक सीधे सीधे आरबीआई के निगरानी में आ गया। मतलब ये बैंक्स पहले आरबीआई के निगरानी में नहीं थे, इनके एक स्वतंत्र नियम थे और वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। तो इसके जो इस नियम पास होने की वजह से महाराष्ट्र की जो एक सत्ताधारी पक्ष है, एनसीपी, वो थोड़ा सा तभी भी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब एक थोड़ा सा उनको असहज महसूस हो रहा है क्योंकि 6 महीना हो गया है कानून पास होकर। धीरे धीरे आरबीआई अपना पकड़ सहकार क्षेत्र में बढ़ा रही है। लेकिन इसमें हमें ये जानना है कि दो चीज़ें इसमें बात करेंगे कि पहले ये सहकार क्षेत्र के को भारत सरकार ने अपने ऑडिट परव्यू में क्यों लाया है। देखिए, कंट्रोल में नहीं लाया, ऑडिट परव्यू में लाया है। उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये एक भारत के जो फाइनेंस जो क्षेत्र है, इसको ये इम्पैक्ट करता है। तो हमारा जो जीडीपी है, ग्रोथ, ये सब इससे लिंक्ड है। तो भारत सरकार को ये ज़रूरी लगा कि ये जो सेक्टर है जहाँ से कैश फ्लो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इसको भारत के जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी का, उसके भीतर लेके आया जाए। देखो, मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ज़रूर, क्योंकि क्या है कि इतने सारे आंकड़े होते हैं, नंबर्स होते हैं। मैं नंबर से, कैलकुलेशन से अच्छा हूँ, लेकिन वो आंकड़ा अगर थोड़ा भी चूक गया तो वो सही नहीं रहेगा। तो मैंने कुछ आंकड़े यहाँ पे ये किए कि भारत में 1540 सहकारी बैंक है। ये एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 1540 सहकारी बैंक में 8.5 करोड़ लोगों के पैसे हैं। जिस कुल अमाउंट अभी मेरे एक अनुमान के हिसाब से 5 लाख करोड़ आ रहा है। तो ये 5 लाख करोड़ जो है, ये बहुत अभी तक तो ये 5 लाख करोड़, आप सोचो, पूरा देश का इकोनॉमी के परव्यू से या उसके परव्यू से बाहर था ऑडिट के। तो ये कहा जाता है, किसको जाता है, क्यों जाता है, कैसे हैंडल होता है, भारत सरकार को कोई खबर नहीं थी। हाँ, लेकिन इसका सर्कुलेशन ऑडिट हो, ये अब ज़रूरी भारत सरकार को इसलिए लगी क्योंकि इसमें से बहुत सारे बैंक हैं वो डेप्ट में है, बहुत सारे बैंक कर्जे में हैं। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे पता चली, तब भारत सरकार को लगा कि लोगों का पैसा है, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वो नेशनलाइज करने के बाद काफ़ी जो हमारे एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल है या लोग हैं,
बहुत ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है वो नेशनल अपने खाता तक नहीं खोल पाए। तो मोदी सरकार ने आते वक्त एक जनधन योजना चलाई थी, जिसमें गरीब तबके का परिवार को भी बैंक अकाउंट ओपन करे इसकी व्यवस्था की जाए। और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि जो डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र है, जो पैसे उनके खाते में जाने चाहिए वो डायरेक्टली उनके खाते में जो स्कीम्स होते हैं वो डाल पाए। ये एक पहलू हुआ। लेकिन कॉर्पोरेटिव सेक्टर आया क्यों? कॉर्पोरेटिव सेक्टर इसलिए आया, उसका महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकारी बैंक है वो इतने डॉक्यूमेंटेशन से आपको परेशान करते कि बिना डॉक्यूमेंटेशन आप एक कॉपरेटिव बनाओ और आप आपका जो पैसा निवेश करो वहाँ से लोन निकाल पाओ। हमारे जो किसान है वो लोन लेते हैं, हमारे जो छोटे छोटे व्यवसायिक हैं वो लोन लेते हैं। तो ये एक अच्छे इसका इंटेंशन से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन धीरे 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 जब लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा डालने लगे तो कुछ कॉपरेटिव सेक्टर डूबने लगी, क्योंकि इसके अंदर का जो कार्यक्रम था उसमें भ्रष्टाचार, पैसे का अव्यवहार और नियम के बाहर जाके नियम को पूरा से नष्ट करके वो पैसे का व्यवहार करना। सो ये सब चीज़ें होने के बाद भारत सरकार को ऐसा लगा कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी खतरा है, लोगों के लिए भी खतरा है, और ओवरऑल हमारे जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी ये भ्रष्टाचार में ये काम आ रही है। तो मैं आपके सामने और थोड़े आंकड़े लेकर आया हूँ। ये निर्मला सीतारमण जी ने खुद दिए हुए कुछ आंकड़े हैं, या आपके सामने आपके समक्ष में पेश कर रहा हूँ कि भारत के 277 ऐसे सरकारी बैंक हैं जिनकी हालत एकदम ख़राब है। मतलब जो अपने वो 277 कॉपरेटिव सेक्टर बैंक जो आम लोगों का पैसा है वो बहुत ख़राब है। उसमें से 105 तो मिनिमम जो अमाउंट बैंक बैलेंस बोलते हैं ना, उस 105 बैंक ऐसे हैं जिनका मिनिमम अमाउंट भी अपने बैंक में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। 47 ऐसे बैंक हैं जिनके 15% से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। सो आप विचार कीजिए, ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और ये जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार के अलावा व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार है ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी सहकारी जो बैंक है इसमें केंद्र सरकार को क्यों लगा कि हम एक नियम बदल के इसको कंट्रोल में लाना चाहिए या इसको ऑडिट के पर्व में लाना चाहिए? इसके 2-3 कारण हैं। इतने सारे बैंक्स ने लोन देखे रखे, और वो लोन देते वक्त आप एक सरकारी बैंक में जाओगे तो आपको इतने सारे पेपर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। अब गरीब तो लोन लेता है तो उसको बोला जाता है कि आप बिना पेपर के आपको लोन देंगे, आप पहचान के इसमें लोन दे देंगे, लोन मिल जाता है। लेकिन ये व्यवस्था का दुरुपयोग करके कुछ राजनेताओं ने, कुछ बड़े बड़े लोगों ने, हो सकता है लोन का भ्रष्टाचार किया हो, और वो लोन का इस्तेमाल करके या वो पैसे का इस्तेमाल करके उस कॉपरेटिव सेक्टर को वापस ना देना, या वहाँ पे वापस, तो जो निवेशक है वो उसका पैसा तो गया। जब उसी के पैसे से लोन देते हैं ना आप, कुछ निवेशक होते हैं, कुछ लोन लेने वाले होते हैं, तो वो इंटरेस्ट पे जो आता है वो निवेशक को इंटरेस्ट देता है। इस तरह का बैलेंसिंग चलता रहता है। तो ये जो निवेशक का पैसा जब डूब जाता है तो वो बैंक एकदम उठ खड़ा नहीं हो पाता है और वो बर्बाद हो जाता है। निवेशक अपना पैसा कहाँ जाए, क्योंकि आरबीआई तो है नहीं इस केस में। तो अब उसकी जवाबदेही तय की जाए, इसके लिए आरबीआई को या भारत सरकार को लगा कि इसको आरबीआई के कंट्रोल में ली जाए। दूसरा, इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो ये ज़्यादातर पॉलिटिकल नॉमिनीज़ होते हैं। अभी 1/3 भारत के 1540 सरकारी बैंक में 1/3 महाराष्ट्र में है, और इसमें ज़्यादातर एनसीपी के कंट्रोल में है, और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कंट्रोल में है। तो ये जो एक कारण है एनसीपी को इस निर्णय से आहत हुई है भारत सरकार के, क्योंकि अब उनको इनकी जवाबदेही तय की जाएगी। बैंक्स के रूल्स और रेगुलेशंस आरबीआई तय करेगी, और जब आरबीआई तय करेगी तो वो नियम के अलावा आप किसी को लोन अपने पहचान से दे नहीं सकते। तब ऐसे जब होगा तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, मतलब आप जो पैसा, एक भी पैसा लेते हो तो उसका जवाबदेही आपकी तय होगी, मतलब भ्रष्टाचार का स्कोप कम होगा। अभी इस नियम को परेशान होकर महाराष्ट्र के सरकार ने बाला साहेब पाटिल जो सहकार मंत्री है उनके अध्यक्षता में
शरद पवार जी ने एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें इस निर्णय को और मतलब किसी तरह से केंद्र के या आरबीआई को नहीं छोड़ने का कुछ काम कर सकते हैं, इसको स्टडी करने के लिए ये एक निर्णय लिया हुआ है। तो ये जब भी बात बाहर निकली तो इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की सरकार में जो एनसीपी पार्टी इनको कितना आहत हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर सहकारी बैंकों में पॉलिटिकल नॉमिनीज होते हैं। अभी हालांकि ये इस बात में कितनी दम है कि इसका सरकार के स्थिरता में या कोई और चीज़ में असर पड़ेगा, ये आने वाले समय दिखाएंगे। अब तो महाराष्ट्र में चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम हो चुका है कि अब ये सरकार गिरेगी, कल गिरेगी, परसों गिरेगी। देखो, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी वो अलग बात है, लेकिन गवर्नेंस गिर चुकी है। और जब गवर्नेंस आपका गिर जाता है तब आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपके जो संपत्ति है और आपने जो अनियमित संपत्ति जो बनाए हैं उसको सुरक्षित कैसे रखें, इसके दौड़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ महाराष्ट्र में हैं। और उसी के वजह से कोरोना हो या बाकी चीज़ों है उसके ऊपर थोड़ा दुर्लक्ष हुआ है। और सिर्फ दुर्लक्ष हुआ ही नहीं है, उसका परिणाम भी है। अब आज वैक्सीन की भी वही हालत है। तो मुद्दा ये है कि एनसीपी ने एक समिति बाला साहेब पाटिल के नेतृत्व में करने का कारण ये है कि मोदी सरकार ने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा सहकारी बैंक में जो भ्रष्टाचार है, जो नुकसान हुए हैं, या सामान्य जो किसान हैं, मजदूर है, उनकी जो पैसा है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नियम पारित किया है, जो भ्रष्ट कारोबार करने वालों को थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा उनको चुभन होगा। तो उसके वजह से इस नियम को लागू करने के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में थोड़ा सा हलचल हुआ है। मैं आश्चर्यकारक हूँ कि पॉलिटिकल जो पंडित है वो इस पहलू को अभी तक चर्चा में नहीं लाए। और क्यों नहीं लाए उसके बहुत कारण हैं, क्योंकि जो मीडिया में जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो एक एजेंडा के तहत है, लेकिन वो अभी उनकी मजबूरी भी है। कुछ लोग फ्लैट के चक्कर में हैं, कुछ लोग जो चाय है, बिस्कुट है, फ्री में मिलते हैं उसके चक्कर में है, तो वो उनकी मजबूरी है। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तो मैं उस विषय को लेकर आपके सामने बिंदास आ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। बाकी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।